नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे डिजास्टर मैनेजमेंट यानी झारखंड में आपदा प्रबंधन की चर्चा करेंगे। ये जो टॉपिक है, ये सेक्शन जो है आपदा प्रबंधन का, इससे जेपीएससी के जो द्वितीय जो प्रपत्र होते हैं कि सेकंड जो पेपर होता है उसमें 5 प्रश्न इससे आते हैं। 5 प्रश्न, ठीक है, 5 प्रश्न इससे आते हैं 2-2 मार्क्स करके, यानी कि कुल जो हो गया 10 मार्क्स के जो अंक वाले जो प्रश्न है ये 10 मार्क्स काफ़ी बड़ा होता है। और इस एक छोटे से वीडियो में हम लोग प्रयास करेंगे कि सारी चीज़ें, मैं तो उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें मैं समाहित करके आप लोगों को इस वीडियो में दे दूंगा, जिससे क्या हो कि आप एक वीडियो देखने के बाद पूर्ण रूप से ये विश्वास ले लो कि 10 अंक आपका पक्का हो जाएगा। और इस वीडियो में हम लोग क्या क्या चर्चा करेंगे, इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे पहला कि आपदा क्या होता है, परिभाषा जानेंगे, जो एक्ट है उसके तहत, ठीक है। फिर जानेंगे आपदा झारखंड में कितने कितने प्रकार के आपदा आते हैं, फिर उसको आपदा को कौन कौन से जिले प्रभावित हैं, कारण क्या है आपदा का, उसमें कैसे हम लोग आपदा को प्रबंधन करेंगे। फिर जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है उसके अंतर्गत कितने स्तर में जो आपदा है उनको जो मैनेजमेंट है उसके लिए बात कही गई है, या फिर नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या फिर ब्लॉक लेवल पे, और उससे जुड़े जुड़े कुछ तथ्यों को जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आपदा क्या तो है, व्हाट इज डिजास्टर, आपदा क्या है, इसकी चर्चा करेंगे। तो ये जो परिभाषा आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है, ये परिभाषा जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 का जो आपदा प्रबंधन जो कानून है उसके तहत लिया गया। तो आपदा प्रबंधन जो कानून है, डिजास्टर मैनेजमेंट जो एक्ट है, उसके जो सेक्शन 2D है उसमें इसके बारे में चर्चा किया गया। उसमें क्या होता है, आपदा क्या होता है, तो वैसा कोई भी प्राकृतिक या फिर मानव निर्मित कारणों या उपेक्षा से किसी विशेष क्षेत्र में पनपने वाला महाविपत्ति क्या कहलाता है, डिजास्टर। इंग्लिश में वैसा ही लंबा फ्रेज दिया गया है, मतलब कहने का मतलब है किसी क्षेत्र में कोई भी कैटास्ट्रॉफी, मिसहैप, कैलामिटी या ग्रेव ऑकरेंस हो, या तो नेचुरली हो प्राकृतिक रूप से, या मानव के किसी कारण की वजह से हो, या तो कोई दुर्घटना या फिर किसी के जो लापरवाही की वजह से हो, जिससे क्या होता है, लाइफ यानी कि जान की क्षति होती है, मानव को सफर करना पड़ता है, या फिर कोई कहीं पर जो तोड़ फोड़ यानी जो कह सकते हैं प्रॉपर्टी जो हो गया, जान माल की क्षति होती है, और साथ साथ जो पर्यावरण है उनकी भी क्षति होती है। तो ये क्या कहलाता है, डिजास्टर कहलाता है। तो मतलब डिजास्टर का जो एक काफी बढ़िया सा डेफिनेशन जो है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के सेक्शन 2 में मेंशन है। तो प्रश्न ये बन सकता है कि डिजास्टर मैनेजमेंट का जो एक्ट है उसके कहाँ पर मेंशन है डिजास्टर का डेफिनेशन, क्या डिजास्टर का डेफिनेशन कहीं मेंशनड है? हाँ, तो डिजास्टर मैनेजमेंट जो एक्ट है 2005 के, उसके सेक्शन 2D में यह मेंशन है। अब बात करते हैं डिजास्टर के प्रकार। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, डिजास्टर 2 तरह का हो गया, एक प्राकृतिक हो गया, यानी कि प्राकृतिक जिसमें मानव का हस्तक्षेप नहीं होता, प्राकृतिक कारणों की वजह से जो भूगर्भीय बल होता है उनके वजह से होता है, धरती के अंदर की बल या सूर्य के ताप, पवन वगैरह चलती है, इन सब की वजह से होता है। और दूसरा है मानव निर्मित, यानी मानव के क्रियाकलापों के द्वारा होता है, उसी तरह कह सकते हैं मैन मेड यानी कि मानव कृत। तो प्राकृतिक में आ गया, जैसे हो गया सूखा, बाढ़ हो गया, ठीक है, जंगल की आग हो गई, वज्रपात हो गया, या भूकंप हो गया, या तुम्हारा आपका चक्रवात हो गया, सुनामी हो गया, चक्रवात ये हो गया, सुनामी हो गया, या फिर ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, या प्राकृतिक आपदा हो गई। अब मानव निर्मित आपदा में जैसे युद्ध हो गया, युद्ध तो प्रकृति से नहीं होता है, मानव के द्वारा कराया जाता है, युद्ध किया जाता है। पॉल्यूशन जो प्रदूषण हो गया, फिर जो वैश्विक तापन हो गया, जलवायु परिवर्तन हो गया, फिर जो रेडियोएक्टिव अपक्षय हो गया, साथ साथ जैविक जो इम्बैलेंस हो गया, वो सब हो गया। तो ये सब उदाहरण है, इसमें और भी चीजें आ सकती है। अब चलिए बात करते हैं झारखंड में किन प्रकार के जो खतरे हैं, किन प्रकार की विपत्तियां देखने को मिलती हैं। तो अगर नेचुरल डिजास्टर की बात करें तो झारखंड में सूखा मिलेगा, भूकंप भी देखने को मिलता है, हीट वेव, कोल्ड वेव, लाइटनिंग,
फ्लड, फ्लैश फ्लड, साइक्लोन, ये सब देखने को मिलता है। साथ साथ अगर प्राकृतिक आपदा को छोड़कर अगर हम लोग मानव जनित आपदा की बात करें तो झारखंड में जो खनिज से संबंधित जो आपदा खतरे हैं वो देखने को मिलता है। इंडस्ट्रियल जो एक्सीडेंट होते हैं, जो यानी कि जो उद्योग कारखानों में जो जो दुर्घटनाएं घटती है, फिर सड़क पर जो रेल दुर्घटना हो गया वो, फिर जंगलों में आग हो गया, फिर आग की जो घटना हो गई, फिर डूबने से जो लोग जो जान जाती है, फिर जो नक्सल जो हो गया, फिर डैम फेलियर हो गया, ये सब जो हो गया मानवकृत जो आपदाएं वो झारखंड में देखने को मिली। उसके अलावा भी झारखंड में कुछ कुछ बायोलॉजिकल यानी कि जैविक जो खतरे हैं और स्वास्थ्य खतरे हैं वो देखने को मिलते हैं। जैसे कि अभी पेंडेमिक चल रहा है, ठीक है, पेंडेमिक कोविड-19 चल रहा है, तो उस प्रकार के प्रभाव और भी तरह तरह की बीमारियां हो गई वो सब देखने को मिलती है। फिर ऑक्यूपेशनल हेल्थ हजार्ड यानी कुछ जो कार्य करने वाले कुछ जो खतरे होते हैं, जैसे कि आपका एस्बेस्टोसिस का क्या नाम एक बीमारी है, जो एस्बेस्टस पे काम करने वाले जो लोग होते हैं कारखाने पे उनको होता है। फिर जो पर्यावरणीय जो खतरे होते हैं, फिर आपका पर्यावरण प्रदूषण जो हो गया, फिर हाथियों का एक तरह से अटैक हो गया, फिर ये सब चीजें जो हो गई है आपका जैविक खतरे में आते हैं। अब हम लोग बात करते हैं जो आपदाएं हैं। इस आपदाओं में सबसे पहली आपदा जो सूखा की बात करते हैं, ड्राउट, सूखा। तो ये सूखा जो है कैसे होता है? तो सूखा ये होता है कि वर्षा जल का संग्रहण ना होने के कारण कोई वैसा संग्रहण करने की भौम जल में कोई व्यवस्था नहीं हो पाता है, पेड़ों की कमी होती है, और जो मवेशी या फिर हम लोगों के जो मानव जो क्रियाकलाप है उसके वजह से जलों का प्रदूषण हो जाता है या फिर भौम जल की कमी हो जाती है, इस वजह से सूखा होता है। तो झारखंड में सूखा जो है किन क्षेत्रों में देखने को मिलता है? ज्यादातर जो उत्तर पश्चिम का भाग है, ये झारखंड का जो उत्तर पश्चिम भाग है, यहाँ पर सूखा देखने को मिलता है झारखंड में, ठीक है। तो झारखंड में सूखा उत्तर पश्चिमी भाग में मिलता है। तो कौन कौन जिले शामिल कर सकते हैं? गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, ये सब जो जिले हैं ना, 4-5 जिले आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पर सूखा का ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन अगर बात करें सबसे ज्यादा सूखा प्रभावित क्षेत्र, तो पलामू और गढ़वा है। पलामू और गढ़वा, उसमें भी पलामू जो है सबसे ज्यादा सूखा प्रभावित जिला है। तो सबसे ज्यादा सूखा प्रभावित जिला कौन सा है झारखंड का? पलामू है। और कौन कौन से जिले सूखा से प्रभावित है? तो गढ़वा, पलामू, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, इनसे प्रश्न पूछा जाता है, दिमाग में रखना है। ज्यादातर ये जो सूखा का जो क्षेत्र है, सूखा का जो प्रभाव है जुलाई से अक्टूबर के टाइम में देखने को मिलता है। और सूखा का प्रबंधन करने के लिए हमारे पास क्या उपाय है? पहली बात ये बांध हो गया और तालाब हो गया, इनको बनाना अधिक से अधिक इन क्षेत्रों में, और वहां पर वर्षा जल है या फिर कोई भी जल है उनका संग्रहण करना होगा। इससे क्या होगा? जल की कमी ना हो। और मवेशियों का भी प्रबंधन करना होगा कि वो ज्यादा से ज्यादा पानी को बर्बाद ना करे, और हम लोगों को भी जो मानव है उनको भी जानकारी देना पड़ेगा जल को कैसे उपयोग करें, उचित उपयोग करें। और साथ साथ कुछ फसल जो होते हैं ना, वो फसल काफी ज्यादा जो जल लेता है और जल को बर्बाद करता है, इसलिए उचित फसल का भी चयन करना होगा इस सूखे प्रदेश में। सूखे प्रदेश में वैसे फसलों का इस्तेमाल करना होगा जिसमें पानी की कम मात्रा में ही उपजाऊ होती है और ज्यादा पानी का जो बर्बादी ना हो, और मृदा संरक्षण तकनीक का भी इस्तेमाल करना हो। ये था सूखा के लिए। आगे बढ़ते हैं, बाढ़ की बात करते हैं। तो बाढ़ यानी कि फ्लड जो हो गया, तो फ्लड जो है वो ज्यादातर देखने को वैसे जगहों पर मिलता है जहाँ पर नदियां हैं। जैसे ये वाला क्षेत्र आपको दिख रहा होगा, ये वाला क्षेत्र, यहाँ पर क्षेत्र में काफी नदियां हैं, उसमें से साहिबगंज से जो गंगा नदी गुजरी है, उसके अलावा भी यहाँ बहुत सारे नदियां हैं। और ये सब जो क्षेत्र है, जिस जिस क्षेत्र में आपको नदियां देखने को मिलेगी, जैसे ये वाला क्षेत्र जो हो गया, यहाँ पर सोन, पुनपुन, ये सब नदियां हैं। इस क्षेत्र में भी आपका जो हो गया स्वर्णरेखा नदी हो गया, ये सब नदियां, यहाँ पर नॉर्थ कोयल नदी का प्रभाव है। नदी वाले क्षेत्र में आपको बाढ़ देखने को मिलेगा, आपको ये पता ही होगा, ठीक है। और देखिए, तो अगर जिलों की बात करें कौन कौन जिले ज्यादातर बाढ़ से प्रभावित है, तो ये जो आपको दिख रहा है साहेबगंज, गोड्डा, दुमका, पाकुड़, आपका यहाँ देवघर हो गया, फिर ये कोडरमा, हजारीबाग, चतरा, पलामू, गढ़वा, लातेहार, लोहरदगा, आपका पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, ये सब जिले जो है बाढ़ से प्रभावित है। लेकिन अगर पूछा जाए सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित जिला झारखंड का कौन सा है, तो साहेबगंज जिला जो है वो ज्यादा प्रभावित है। उसमें से काउंट कर लेना है साहेबगंज, गोड्डा, दुमका और पाकुड़, ये 4 जिले जो मुख्य रूप से अधिक प्रभावित है, और सबसे अधिक प्रभावित साहेबगंज जिला है।
तो ये हो गया जैसे प्राकृतिक बाढ़ हो गया जो नदियों की वजह से। इसके अलावा भी रांची और जमशेदपुर जैसे जो महानगर है, महानगर वाले क्षेत्र में जो नाले होते हैं, वो नालों में उचित प्रबंधन की वजह से ना होने की वजह से नालों का जो पानी है वो सड़कों पर आ जाता और बाढ़ का स्वरूप ले लेता। तो ये एक तरह से प्राकृतिक ना होकर ये मानव जनित बाढ़ का रूप है। अब बात करते हैं वज्रपात। तो वज्रपात यानी कि लाइटनिंग हो गया, जो आपका आसमान में बिजली चमकता है, इससे आप परिचित होंगे। तो पूरे भारत में सबसे अधिक अगर कहीं बिजली कड़कती है यानी कि वज्रपात होती है, लाइटनिंग होती है, तो वो कहाँ होती है? झारखंड में। इसका कारण भी है, झारखंड में सबसे अधिक वज्रपात क्यों होती है? इसका कारण, दो कारण मुख्यतः है। पहला पठारी क्षेत्र, ठीक है, पहला क्या है? पठारी क्षेत्र, ठीक है। पठारी क्षेत्र होने की वजह से तो ऊंचाई अधिक होता है। ये पठारी क्षेत्र होने की वजह से, ऊंचाई अधिक होने की वजह से जो तड़ित जो होता है वो आसानी से यहाँ पर प्रवेश करता है, ठीक है। और दूसरा कारण ये है कि झारखंड जो है वहाँ पर अधिक मात्रा में लोहे की उपस्थिति हम लोग को देखने को मिलती है। अधिक मात्रा में लोहे की उपस्थिति होने की वजह से, पता है लोहा जो होता है वो क्या होता है? बिजली का सुचालक होता है। इस वजह से आसानी से चुंबक की शक्ति की वजह और लोहे की शक्ति की वजह से ये जो बिजली जो होती है, लाइटिंग, उसको खींच लेता है। इसलिए इन दो कारण की वजह से झारखंड में सबसे अधिक, पूरे भारत में सबसे अधिक वज्रपात देखने को मिलता है। और सबसे अधिक वज्रपात प्रभावित जिला कौन कौन सा है? आपका ये पलामू हो गया, फिर यह चतरा हो गया, हजारीबाग हो गया, यहाँ कोडरमा हो गया, आपका गिरिडीह हो गया, फिर यहाँ पर आपका दुमका हो गया, और ये हो गया आपका रांची, ये हो गया लोहरदगा। ये सब जिले जो है आपका जो है वज्रपात से प्रभावित जिले हैं। इन जिलों के नाम आपको ध्यान रखने, इससे प्रश्न पूछा जाता है। और किनके द्वारा जो वज्रपात से रिलेटेड, इससे बचाव के लिए जो ट्रेनिंग हो गया या फिर ये उससे रिलेटेड कुछ भी जो जानकारी हो गया, किनके द्वारा दिया जाता है? तो श्री कृष्णा लोक प्रशासन संस्था के द्वारा दिया जाता है ये जानकारी झारखंड में सभी जनताओं को, सभी लोगों को। आगे बढ़ते हैं। हाथियों की आक्रमण की बात करें तो हाथियों का जो आक्रमण है वो भी झारखंड में देखने को मिलता है। कारण यह है कि झारखंड में ज्यादातर महुआ के पेड़ देखने को मिलते हैं। तो महुआ के पेड़ और केले के जो पेड़ है, उनके से जो फूल और फल निकलता है, उसको क्या करते हैं लोग, जो है यहाँ के लोग, जो गांव ग्रामीण लोग हैं, वो इकट्ठा करके रखते हैं महुआ के फूल वगैरह। तो महुआ के फूल और केले की गंध की वजह से हाथियां क्या होती है, उनके और आकर्षित होते हुए चले आते हैं जंगल या इधर उधर से गांव की तरफ, बस्तियों की तरफ, जिस वजह से जो हाथियों का आक्रमण देखने को मिलता है। दूसरी बात है, मानवीय जो गतिविधियां होती है जिनकी वजह से जंगलों की कटाई हो जा रही है, यानी कि जो हाथियों का निवास स्थान है वो उजड़ रहा है, जिसकी वजह से हाथियों का जो आक्रमण है, पलायन जो है वो देखने को मिलता है बस्तियों में, और जिसे मानव के साथ संघर्ष होता है। तो ज्यादातर हाथियां जो है वो कुछ क्षेत्रों में, जो जंगल के क्षेत्र है वहां से फैलकर आसपास के क्षेत्रों में जाती है और एक तरह से आतंक का रूप ले, जैसे कि ये लातेहार और पलामू वाला एरिया है, वहां के जंगलों से जो गढ़वा, पलामू और ये जो क्षेत्र जो है चतरा हो गया, हजारीबाग हो गया, ये वाले क्षेत्र में हाथियों का आक्रमण देखने को मिलता है। दूसरा हो गया जो सिमडेगा और जो आपका गुमला वाला इलाका हो गया, वहां देखने को मिलता है हाथियों का आक्रमण। तीसरा जो पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला, खारसावा, ये वाला इलाका, और एक दुमका में कुछ जगहों पर हाथियों का आक्रमण देखने को मिलता है। मुख्यतः हाथियां जो स्थान है जहां पर पाए जाते हैं, पहला ऐसे बेतला वन्य जीव जो आवर्ण्य है, जो कि यहाँ पर पलामू और लातेहार के बीच में वाला इलाका में यहाँ पर है, वहां पर हाथियों का देखने को मिलता है। इसका दालमा गजराज जो आवर्ण्य है, वहां पर हाथियों का स्थान है पाए जाने वाला, यह भी सिंहभूम में है। सरंडा का जंगल है, ये भी सिंहभूम में है। ये सब जगहों की वजह से हाथियों का प्रभाव देखने को मिलता है। अब आते हैं भूकंप। तो भूकंप की बात करें तो पूरे भारत में, या फिर कह सकते हैं भूकंप को जोन में बांटा गया उनकी क्षति के आधार पर। सबसे ज्यादा क्षति भूकंप जोन 5 यानी 5वां, फिर चौथा, फिर तीसरा, दूसरा और पहला। तो पहला वाला जो क्षेत्र होता है ना भूकंप जोन, फर्स्ट जोन, उसमें भूकंप का ज्यादा प्रभाव देखने को नहीं मिलता। सबसे ज्यादा प्रभाव जो है 5वां में देखने को मिलता है। झारखंड में जो भूकंप का के दृष्टिकोण से 3 तरह के जोन झारखंड में पाए जाते हैं, पहला, दूसरा जोन, तीसरा जोन और
चौथा जोन ये देखने को मिलता है। चौथा जोन जो है, जो जिसमें भूकंप की मात्रा अधिक हो सकती है, यानी कि क्षति की होने की आशंका अधिक हो सकती है, वो ऊपर वाला क्षेत्र हो गया। ये जो ऊपर के दो जिले हैं ना, उत्तरी गोड्डा और उत्तरी साहेबगंज का जिला, ये दो जिला मात्र जो है वो 4th जोन में आता है, यानी कि यहाँ पर भूकंप होने की संभावना ज्यादा है। उसके बाकी के जो जिले जो है नीचे वाले, जो जहाँ 3 नंबर लिखा हुआ है, ये तीसरे नंबर के यानी तीसरे जोन में आते हैं। कौन कौन से? गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, कोडरमा, गिरिडीह, धनबाद, जामताड़ा, देवघर, दुमका, दक्षिण वाला गोड्डा, पाकुड़ हो गया, दक्षिणी साहेबगंज, ये सब जिले जो हैं ये तृतीय जोन में आते हैं। तृतीय जोन में आते हैं, यानी कि यहाँ पर भी उतना ज्यादा भूकंप का प्रभाव नहीं है। और नीचे वाला जो झारखंड हो गया, दक्षिण झारखंड, यहाँ पर तो भूकंप से ये लोग एक तरह से काफी सेफ है, सुरक्षित है। कौन कौन जिले हैं? गुमला हो गया, सिमडेगा हो गया, लोहरदगा, खूंटी, वेस्ट सिंहभू, सरायकेला खरसावा, ईस्ट सिंहभू, रामगढ़ हो गया, बोकारो का कुछ भाग हो गया। तो ये सब जो है भूकंप से के जो तीसरे से दूसरे जोन हो गया वहां पर आती है, दूसरे जोन में आता है, यानी कि भूकंप यहाँ पर काफी ना के बराबर देखने को मिलेगा। तो भूकंप के लिए अलर्ट कौन जारी करता है झारखंड में? तो BIT मेसरा जो है वो भूकंप के लिए अलर्ट जारी करता है। और इस भूकंप का प्रबंधन और भूकंप बचाव कार्य के लिए ट्रेनिंग कौन देता है? वही श्री कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, स्कीपा, जो इसके अर्थक्वेक का ट्रेनिंग उससे बचाव के लिए और जानकारियां मुहैया कराता है। अब बात करते हैं जंगलों में आग, फॉरेस्ट फायर की बात करते हैं, जंगलों में आग की बात करते हैं। तो जंगल में आग जो झारखंड में देखने को मिलते हैं, झारखंड में भी काफी जंगल है, नाम भी झारखंड का पड़ा है, झाड़ का प्रदेश यानी जंगलों का प्रदेश, ठीक है। तो झारखंड में जो जंगल की आग है उसका मुख्य कारण जो है ज्यादातर 3 है। पहला, महुआ जो साल के जो बीज होते हैं ना, वो आपस में जो संग्रहण की वजह से इकट्ठा करके रखे जाते हैं, उसमें आग लग जाता है। उसके बाद पर्यटन के लिए बहुत सारे लोग आते हैं अलग अलग जगहों जंगलों में, वहां पर वो उनकी जो या खाना बनाने के लिए या कुछ कार्य के लिए वो जलावन लकड़ियां वहां छोड़ जाते हैं, जिनकी वजह से आग का रूप ले लेता है। फिर जो झारखंड के जंगलों में ज्यादातर शुष्क पतझड़पन होते हैं, पतझड़ जो है ना वन है, शुष्क पतझड़ वन होने की वजह से सूखे पत्ते काफी गिरते हैं और आसानी से आग ले लेता है जंगलों में। तो ये 3 मुख्य कारण है। कौन कौन से जिले जो है झारखंड में जो जंगल की आग से प्रभावित है, ये सब प्रश्न काफी पूछे जाते हैं। पहला गढ़वा हो गया, पलामू हो गया, लातेहार हो गया, यहाँ आपका चतरा हो गया, साहेबगंज क्या बोलते हैं, हजारीबाग जिला हो गया, यहाँ पर हजारीबाग जिला है। फिर आपका यहाँ सिमडेगा हो गया, फिर यहाँ पर लातेहार हो गया लातेहार। उसके बाद ये कौन सा जिला है? गुमला जिला है, और ये पश्चिमी सिंहभूम है, और ये सरायकेला खरसावा है, और ये आपका पूर्वी सिंहभूम है। ये सब जिलों में जो है आपको जंगल की आग देखने को मिलेगी। यहाँ पर काफी, ये वाला जो क्षेत्र हो गया, यहाँ पर एक जंगल है, इधर जंगल है, इधर जंगल है। जंगल के प्रभाव उपस्थिति होने के कारण जंगलों में आग देखने को मिलता है। तो इनके जंगल में आग की प्रबंधन कैसे कर सकते हैं? सबसे पहली बात, पर्यटन के संबंधी उसमें सख्त कानून बनाना पड़ेगा कि आप कुछ जो ज्वलनशील चीज है उसको जंगल में ना ले जाएं, उसमें वहां पर ना रखें, वहां पर कोई भी जलाने वाला कार्य ना करे। फिर जंगल के अंदर जो है वाच टावर बनाना पड़ेगा बीच बीच जंगल में, जिससे क्या होगा कि वाच टावर से वो आग, छोटी से भी धुआं कहीं दिखे तो आराम से नियंत्रण किया जा सके। फिर बांध वगैरह बनाया जा सके ताकि और सटीक तरीका से उसका प्रबंधन कर सके। अब बात करते हैं साइक्लोन की बात करते हैं। झारखंड में भी साइक्लोन का प्रभाव देखने को मिलता है, चक्रवात देखने को मिलता है। झारखंड का जो ये वाला जो इलाका जो है ना, ये आपका कह सकते हैं दक्षिणी पश्चिम पूर्वी इलाका जो होगा, दक्षिणी पूर्वी इलाका, ये इलाका जो है समुद्र से काफी नजदीकी है। मान लीजिए आपका वेस्ट बंगाल है और यहाँ पर आपका बंगाली खाड़ी आ गया, ठीक है, बंगाली खाड़ी आ गया, तो बंगाल समुद्र के नजदीक वाला जो एरिया है वहां पर हम लोग को चक्रवात देखने को मिलता है। तो चक्रवात से प्रभावित जिले कौन कौन से झारखंड में? ये हो गया आपका हजारीबाग, आपका ये हो गया बोकारो, ये धनबाद हो गया, आपका रांची हो गया, सरायकेला खरसावा हो गया, पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम दोनों सिंहभूम हो गया, सिमडेगा का क्षेत्र भी हो गया। ये सब मुख्य रूप से चक्रवात से प्रभावित क्षेत्र है। इसके अलावा जामताड़ा वगैरह भी, देवघर वाला इलाका में भी कुछ हद तक हल्के फुल्के प्रभाव चक्रवात के देखने को मिलते हैं।
अब बात करते हैं खनन जो है उससे संबंधित जो आपदा झारखंड में देखने को मिलता है। झारखंड जो है भारत का 38% जो खनिज संचित करके रखा हुआ है और काफी अधिक मात्रा में यहाँ पर खनन किए जाते हैं। इस वजह से खनन संबंधी काफी यहाँ पर आपको समस्याएं देखने को मिल सकती है। खनन संबंधी जो समस्या में जैसे खदान का धंसना हो गया, खदान में आग लगना, या फिर वहाँ पे काम कर रहे मजदूर में कोई मशीन में कुछ खराबी की वजह से कोई बड़ी घटना घट जाती है, तो ये सब जो हो गया खनन संबंधी जो आपदाएं हो गया। तो खनन संबंधी जो आपदाएं कहाँ देखने को मिलेगी? वैसी जगह पर ज्यादा जहाँ पर खनिज पाया जाता है या फिर खनन कार्य होता है। तो गढ़वा हो गया, पलामू हो गया, लातेहार हो गया, लोहरदगा हो गया, रांची हो गया, वेस्ट सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, ईस्ट सिंहभूम, फिर आपका धनबाद हो गया, बोकारो हो गया, आपका रामगढ़ हो गया, हजारीबाग हो गया, कोडरमा हो गया, गिरिडीह हो गया, और ये आपका यहाँ पर पाकुड़ हो गया। ये सब जिले में आपको खनन संबंधी जो समस्याएं या फिर कह सकते हैं आपदा देखने को मिलता है। लेकिन बात करें तो सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन कौन सा? तो ये वाला प्रभावित कोडरमा, जहाँ पर आपका इसको क्या कह सकते हैं माइका की पेटी कहते हैं वहाँ, फिर आपका गिरिडीह कोयले के लिए, धनबाद जानते ही होंगे, धनबाद झरिया, फिर यहाँ रामगढ़, फिर आपका लोहरदगा, फिर आपका ये लातेहार, सिंहभूम वाला दोनों सिंहभूम, ये सब जिला काफी अधिक प्रभावित, जो डार्क रेड से दिख रहा है आपको, ये खनन संबंधी समस्याओं से ज्यादा प्रभावित जिला है। झरिया एक कोल फील्ड जो है, झरिया कोल फील्ड लिमिटेड, इसमें 1880 में आग लग गई थी और अभी तक आग जल रही है, वो आग खदान में। तो ये था खनन संबंधी कुछ जो आपदा उनके बारे में। अब बात करते हैं झारखंड में नक्सल जो प्रभाव है, लेफ्ट विंग जो एक्सट्रीमिज्म है, वो भी देखने को मिलता है हम लोग को झारखंड में। झारखंड और जो उससे सटे हुए जो राज्य है वो रेड कॉरिडोर में आते हैं। झारखंड भी एक तरह से रेड कॉरिडोर में आता है। धीरे धीरे यहाँ पर नक्सल प्रभाव घट रहा है, लेकिन झारखंड में भी कुछ हद तक नक्सल प्रभावित जगह है। अगर नक्सल प्रभावित जगहों की बात करें तो झारखंड में 19 जिले ऐसे हैं, केवल मात्र आपका 5 जिले को छोड़कर, ये जो 5 जिला है ना, संथाल परगना वाला क्षेत्र, साहेबगंज, पाकुड़, गोड्डा, देवघर, जामताड़ा, ये 5 जिलों को छोड़कर बाकी जितने भी जिले हैं सभी में नक्सल प्रभाव देखने को मिलता है झारखंड में। तो ये था कुल मिलाकर जो झारखंड में आपदा है उनके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। अब चलिए थोड़ा सा प्रबंधन के बारे में बात कर लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं कि झारखंड में किस प्रकार के आपदा पाए जाते हैं और कौन कौन से कितने डिस्ट्रिक्ट प्रभावित है। सबसे पहला जो सूखा है, सूखा से प्रभावित 24 जिले हैं, यानी कुल सारे जिले जो है लगभग सूखा से प्रभावित हैं झारखंड के। और आपका जो बाढ़ से 14 जिले प्रभावित है, उनके नाम आपको यहाँ दिख रहे हैं और आपको पहले भी स्लाइड में दिखाया गया था, ठीक है। एक रिवीजन के लिए है, एक लिस्ट में। मुख्यतः आपको ये ध्यान में रखना है, ये सब जिले में ध्यान रखना। लाइटिंग पूरे 24 जिले प्रभावित है, क्यों, कारण बताया जा चुका है। फिर जंगल में आग जो है 10 जिले प्रभावित है, आपको नाम यहाँ से ध्यान में रखने हैं कौन कौन जिले हैं। फिर जो हाथियों का आक्रमण हो गया उससे 10 जिले प्रभावित है, वो जिले के नाम यहाँ पर है। फिर खदान संबंधित डिजास्टर जो आपदा हो गया 16 जिले हैं, नाम आपको यहाँ से ध्यान रखना है। फिर जो और भी इसके अलावा जो कोई भी जो आपका उद्योग हो गया उसमें जो आपदा आती है, उद्योग फैक्ट्रियां वगैरह से 9 जिले प्रभावित है, जिसमें जितना भी जिले जहाँ उद्योग की स्थापना है, जैसे ईस्ट सिंहभूम, वेस्ट सिंहभूम, जहाँ ईस्ट सिंहभूम जहाँ जमशेदपुर वगैरह आता है, रांची हो गया, धनबाद हो गया, बोकारो हो गया, रामगढ़ हो गया, हजारीबाग, सरायकेला खरसावां, गिरिडीह, ये सब जगह जहाँ पर आपका बहुत सारे जो इंडस्ट्री है वो स्थापित है। साइक्लोन जो हो गया, जो कि बताया गया आपका दक्षिणी जो पूर्वी इलाका है जहाँ जो समुद्र से नजदीक है, 8 जिले ऐसे हैं, नाम आप देख लो यहाँ पर। फिर कोल्ड वेव जो हो गया, जो ठंडी जो तरंग है उससे 24 जिले प्रभावित है, आग से 24 जिले प्रभावित है। और जो क्राउड रिलेटेड हो गया, जो भगदड़ वगैरह से जुड़ा हुआ कोई अगर आपदा हो गया उससे 4 जिले प्रभावित है, जैसे देवघर हो गया, रांची हो गया, खूंटी हो गया, ईस्ट सिंहभूम हो गया। ये सब जो जिले 4 जिले हैं ना, ये सब भगदड़ वगैरह से प्रभावित जो है, भगदड़ या फिर कोई भी भीड़ संबंधित समस्याओं से प्रभावित इसलिए क्योंकि ये सब जिले हैं जहाँ पर क्या है, जो या तो नगर है, ये जिले या तो नगरीय जिले हैं
या फिर यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं, ज्यादातर ये नगर ही है, जैसे ईस्ट शिबू जमशेदपुर नगरीय इलाका हो गया, रांची हो गया, देवघर, ये सब महानगर हो गया, तो भीड़ की समस्याएं बनती है। अब बात करते हैं अर्थ भूकंप की बात करें तो पता है, जैसा कि भूकंप बताया गया कि 3 तरह के जोन झारखंड में देखने को मिलते हैं, 4, जोन 4, जोन 3 और जोन 2। जोन 4 जो होता है सबसे अधिक भूकंप का तीव्रता देखने को मिलता है, प्रभावित ज्यादा करता है, उसमें गोड्डा साहिबगंज हो गया, और जोन 3 में 15 जिले हैं, और जोन 2 में 7 जिले हैं। अब बात करते हैं जब सबसे ज्यादा प्रभावित हाई रिस्क डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर वाइज सबसे ज्यादा कौन सा जिला में देखने को मिलता है। अगर सूखा की बात करें तो सभी जिले हैं, लेकिन गढ़वाल पलामू जो है काफी अधिक प्रभावित जिला है। ये चीज को काफी इंपॉर्टेंटली आपको दिमाग में रखना है। फिर जो वज्रपात है उससे पलामू, चतरा, लातेहार, कोडरमा, रांची, गिरिडीह, हजारीबाग, लोहरदगा, दुमका, ये सारे जिले प्रभावित है वज्रपात से। जंगल की आग की बात करें तो गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, हजारीबाग, दोनों सिंहभूम हो गया, सिमडेगा और गुमला, ये सब जिलों में काफी ज्यादा देखने को मिलता है जंगल की आग की घटनाएं। अब जो खदान संबंधी जो आपदा हो गया उसमें लातेहार, धनबाद, रामगढ़, लोहरदगा, गिरिडीह, दोनों सिंहभूम और कोडरमा, दोनों सिंहभूम का मतलब हो गया पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम। उसके भूकंप से सबसे ज्यादा प्रभावित जो जिला है वो है गोड्डा साहिबगंज बताया गया, और जोन 3 के जिलों में। फिर जो उद्योग संबंधी जो आपदा हो गया उसमें रांची, बोकारो, जमशेदपुर, जिसमें गोमिया, सिंदरी, जिंक पानी, ये सब जगहों के नाम है, शहर के नाम है, और ये सब जिले हैं। उसका जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है, जिसको बोलते हैं नक्सल प्रभाव, वो सब जिलों में ये सब जिले आते हैं जो आप देख सकते हो। उसका आग की बात करें, सामान्य आग की बात करें तो सबसे ज्यादा आग देखने को मिलता है धनबाद, बोकारो, ईस्ट सिबू, सरायकेला, खरसावा, रामगढ़, गिरिडीह, ये सब जगहों पे आग देखने को मिलता है। जंगल की आग की बात नहीं हो रही, यहाँ पर अलग तरह की आग की बात हो रही है, ठीक है। और फिर लोअर रिस्क डिस्ट्रिक्ट जो है आग से खूंटी और सिमडेगा में काफी कम देखने को मिलता है आग की समस्या। अब अगर डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करें तो आपदा प्रबंधन के लिए 2015 में कानून बनाया गया था। 25 दिसंबर 2015 को ये एक तरह से तैयार हुआ था, राष्ट्रपति सम्मति मिलने के बाद 25 दिसंबर को ये एक तरह से ऑफिशियल जो गैजेट है वहां पब्लिश हुआ था। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2015 यानी कि आपदा प्रबंधन कानून 2015। क्वेश्चन बनता है कब पारित हुआ था, कब ऑफिशियली गैजेटेड हुआ था, तो 25 दिसंबर 2005 को। इसमें है ना डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, आपदा प्रबंधन के लिए एक्ट के अनुसार 3 लेवल बनाए हैं। पहला सबसे ऊपर लेवल में नेशनल लेवल रहेगा, राष्ट्रीय स्तर, उसके नीचे राज्य स्तर, उसके नीचे जिला स्तर। ये एक्ट के अनुसार है, लेकिन जिला स्तर के अंदर भी हम लोग ब्लॉक स्तर पे और जो पंचायत स्तर है उस स्तर पे हम लोग काम करना होता है जो आपदा है उसका प्रबंधन के लिए। क्योंकि आपदा जो होती है वो स्तर बाई होती है, क्षेत्र वजह होती है, तो क्षेत्र अनुसार हम लोग को उसका प्रबंधन करना होता है। तो जो नेशनल लेवल जो है उसमें एक अथॉरिटी बनाया गया है, ठीक है, उसको बोलते हैं आयोग बनाया गया है, उसको बोलते हैं नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, यानी कि शॉर्ट में बोलते हैं NDMA। तो किस डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के किस सेक्शन में इसकी चर्चा की गई है? सेक्शन 3A में NDMA की स्थापना की बात की गई है। इसको दिमाग में रखना है आपको, किस सेक्शन में, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के किस सेक्शन में, सेक्शन 3A में NDMA की बात की गई है। उसके बाद अगेन सेक्शन 3A में ही जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, या फिर झारखंड डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बात करें झारखंड के लिए, तो वो भी सेक्शन 3A में ही उसकी बात कही गई है। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल में डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की स्थापना की बात की गई है, तो किसमें, सेक्शन 25(1) में कहा गया, 25(1) में कहा गया कि जिले स्तर पे भी एक अथॉरिटी बनेगा जिसका नाम है डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। इन अथॉरिटी का काम क्या है? इन अथॉरिटी का काम है कि राज्य नेशनल लेवल की अगर बात करें, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का काम है कि पूरे देश स्तर पे जितना भी डिजास्टर हो गया उसका प्लानिंग करना, उसका मिटिगेशन करना, फंड का एलोकेशन करना, ये सारी चीजें NDMA राष्ट्रीय स्तर पे, राज्य स्तर पे स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और जिले स्तर पे डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। और डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी क्या करता है, उसको फर्दर ब्लॉक और पंचायत में बांटता है। लेकिन जो एक्ट है DM एक्ट, उसके अनुसार 3 लेवल ही दिए गए हैं। अब बात करते हैं थोड़ा सा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बात करते हैं।
नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का चेयरमैन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली एनडीएमए को कंट्रोल करता है। और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के अंदर दो डिवीजन एक तरह से है, दो एक लेवल है। एक नेशनल एक्जीक्यूटिव कमेटी जो कि निर्णय वगैरह लेता है, जो कि जितना भी निर्णय हो गया वो लेने का काम जो है एनडी जो नेशनल एक्जीक्यूटिव कमेटी है उसके पास है। और एडवाइस देने के लिए नेशनल एडवाइजरी कमेटी बनाया जाता है। ठीक है, जो नेशनल एक्जीक्यूटिव कमेटी है उसका हेड जो होते हैं वेरियस डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरी होते हैं, सेक्रेटरी के हाथों में, यानी कि जो आईएएस ऑफिसर, जो उच्च लेवल के आईएएस ऑफिसर सचिव हो गया, वो सेक्रेटरी जो है नेशनल एक्जीक्यूटिव कमेटी के हेड होते हैं। ठीक है, मुख्य काम इन लोगों का ही होता है। ये इनका काम क्या है? जो राष्ट्रीय स्तर पे जो डिजास्टर मैनेजमेंट का प्लान बनाना है वो प्लान यही बनाते हैं नेशनल एक्जीक्यूटिव कमेटी। और जो पॉलिसी जो है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट पॉलिसी, नीति और प्लान जो है या फिर कोई गाइडलाइन देना हो गया राष्ट्र स्तर के और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, तो नेशनल एक्जीक्यूटिव काम करती है। एडवाइस कौन देता है? नेशनल एडवाइजरी कमेटी। इसमें कुछ हद तक जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो होते हैं। तो इस तरह से नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है वो काम करता है। उसी प्रकार से जो स्टेट में जो होता है स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, झारखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जैसे हो गया, जेएसडीएमए का बात कर दिया झारखंड के लिए, जेएसडीएमए। झारखंड में जो जेएसडीएमए की स्थापना कब हुई थी? 28 मई 2010 में। 28 मई 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसको हेड कौन करते हैं? स्टेट वाला को हेड करता है चीफ मिनिस्टर, सेंट्रल वाला को, नेशनल वाला को प्राइम मिनिस्टर हेड करता है, और जो स्टेट वाला को हेड कौन करता है? चीफ मिनिस्टर करता है। उसी के अंदर जिस प्रकार से एनडीएमए के अंदर वेरियस ऑर्गन थे, उसी प्रकार से यहाँ पर भी दो ऑर्गन है स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी में। एक हो गया स्टेट एक्जीक्यूटिव कमेटी, इसका हेड कौन हो गया? चीफ सेक्रेटरी। राज्य का जो चीफ सेक्रेटरी है वो स्टेट एक्जीक्यूटिव कमेटी का हेड होता है। और स्टेट एडवाइजरी कमेटी होता है जो इसको एडवाइज करता है कि कैसे क्या करना है क्या नहीं करना है। फर्दर जो स्टेट एक्जीक्यूटिव कमेटी है, कार्य जिसको बोल सकते हैं राज्य कार्यकारिणी समिति, ठीक है, हिंदी में राज्य कार्यकारिणी समिति बोल सकते हैं। उसका काम क्या है? राज्य स्तर पे जो प्लान बनाना है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए और पॉलिसी बनाना है, वो काम जो हो गया स्टेट एक्जीक्यूटिव के अंदर काम हो गया, एक्जीक्यूटिव कमेटी के अंदर हो गया। अब आते हैं सबसे नीचे स्तर पे, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाया। इसका हेड कौन होता है? इसको चेयर कौन करता है? कलेक्टर या डीएम या डीसी इसका हेड होता है। इसके लिए भी एक डिजास्टर एडवाइजरी कमेटी बनाया गया। इसके अंदर एक्जीक्यूटिव कमेटी नहीं होता, ये खुद जो डिस्ट्रिक्ट है खुद एक तरह से एक्जीक्यूटिव कमेटी के जैसा ही काम करता है। तो इस तरह से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलेक्टर का काम होता है कि डिस्ट्रिक्ट का प्लान बनाना डिजास्टर मैनेजमेंट को के लिए, फिर डिजास्टर मैनेजमेंट का पॉलिसी बनाना। पॉलिसी या प्लान डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डीसी बनाता है और उसको थोड़ा सा जो एडवाइज कर देता है डिस्ट्रिक्ट एडवाइजरी कमेटी। तो ये था एक्ट के अनुसार आपका डिजास्टर मैनेजमेंट का स्तर। तो क्या है, इसके अंदर भी पंचायत लेवल पर भी जो पंचायत समितियां उनको कार्य दिया जाता है। ब्लॉक लेवल पे बीडीओ जो होता है वो काम करता है, ब्लॉक लेवल पे बीडीओ जो होता है वो ध्यान रखता है। जो डीसी होता है, डिस्ट्रिक्ट डीसी होता है, वो अपना डिस्ट्रिक्ट प्लान बना दिया और पॉलिसी बना दिया, वही डिस्ट्रिक्ट प्लान को बोलता है बीडीओ और पंचायत समिति लोगों की इसको फॉलो करना है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। अब आते हैं, ये तो हो गया आपका अथॉरिटी बनाना, लेकिन अगर कहीं आपदा आ गई, एक फोर्स चाहिए हम लोगों का ना, जो फोर्स क्या करेगा, उस आपदा में जो फंसे लोग हैं उसको निकालना होगा। फिर वहाँ जो कुछ जो जम गया है उस जो आपका कह सकते हैं जो मलबा वगैरह गिरा है, वो मलबा को साफ करने के लिए कोई फोर्स वगैरह चाहिए, और लोगों को सुरक्षा के लिए अस्पताल पहुंचाने के लिए फोर्स चाहिए ना। आम नागरिक तो मदद करते ही हैं, लेकिन आम नागरिक को उतना ट्रेंड नहीं रहते हैं, ठीक है, तो एक ट्रेंड चाहिए ना, इसीलिए जो है एनडीआरएफ का गठन किया गया, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स का गठन किया गया। ठीक है, ये गठन 2006 में किया गया था 8 बटालियन के अंतर्गत। शुरुआत में 8 बटालियन थे जो कि बीएसएफ और सीआरपीएफ से जो जवान है उनको लेकर बनाया गया था। और ये जो एनडीआरएफ है ये किसके अंदर काम करती है? तो नेशनल डिजास्टर जो रिस्पांस फोर्स है वो होम मिनिस्ट्री के अंदर काम करती है। ठीक है, अभी जो फिलहाल जो है एनडीआरएफ के अंदर 12 बटालियन है जो कि बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, ये सारे जो फोर्सेस है उससे निकाल के लोगों को इस तरह के बटालियन बनाया गया।
सारे बटालियन में 18 जो है स्पेशलिस्ट है, फिर 45 पर्सनल है। कुल मिला के अगर बात करें आज के समय में जो एनडीआरएफ के अंदर 1149 के आसपास जो है ना टोटल कुल मिलाकर एक बटालियन में लोग हैं। एक बटालियन में जो है 1149 लोग रहते हैं, ठीक है। और जो एनडीआरएफ है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? एनडीआरएफ का हेडक्वार्टर जो है वो अंत्योदय भवन न्यू दिल्ली में है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ? अंत्योदय भवन न्यू दिल्ली में है। और कुल 12 बटालियन है हमारे देश में। पहला बटालियन जो है ये क्षेत्र जो है, ये वाला क्षेत्र जो है असम, गुवाहाटी, त्रिपुरा वाला क्षेत्र जो है, यहाँ पर त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ये जो 4 जिले हैं इसको देखता है पहला बटालियन। गुवाहाटी पहला बटालियन में स्थित है। दूसरा बटालियन तुम्हारा हरिन घाटा में है, जो कि आपका ये जो पश्चिम बंगाल हो गया और सिक्किम हो गया इसको देखता है, ठीक है। इस प्रकार से तीसरा बटालियन आपका जो ये वाला इलाका जो हो गया छत्तीसगढ़ और जो उड़ीसा हो गया, वहां पर इसकी हेडक्वार्टर है मुंडाली में। उसके बाद चौथा बटालियन आपका अरानकोनाम में है, जो कि आपका जो तमिलनाडु हो गया, लक्षद्वीप हो गया, केरला हो गया, ये पूरा क्षेत्र का मतलब देखभाल करता है। उसी प्रकार से आपका ये वाला क्षेत्र के लिए 5वां नंबर ये वाला क्षेत्र महाराष्ट्र के लिए। महाराष्ट्र में और भी छोटे मोटे जो गोवा हो गया वो भी आ जाएगा, जिसका हेडक्वार्टर पुणे है। फिर ये यहाँ पर राजस्थान और गुजरात के लिए दमन दीव नागर हवेली के लिए वडोदरा वाला हेडक्वार्टर बटालियन है। फिर आपका 7वां बटालियन जो है ऊपर में जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड नहीं हिमाचल प्रदेश तक है, ठीक है। 8वां बटालियन जो आपका दिल्ली, आपका 8वां बटालियन जो हो गया वो दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में दिखता है। उसका 9वां बटालियन जो है पटना और जो झारखंड है वो देखता है। देखिए आपने झारखंड में कौन सा बटालियन अवस्थित है? एनडीआरएफ का 9 नंबर का बटालियन स्थित है। फिर विजयवाड़ा में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लिए है। वाराणसी में जो है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के लिए 11वां नंबर का बटालियन है। 12वां नंबर का बटालियन जो अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर, नागालैंड का देखता है। इस स्तर पे एनडीआरएफ के स्तर पे झारखंड में भी बात कही गई थी कि एसडीआरएफ का गठन किया जाएगा, लेकिन बात हुई, लेकिन अभी तक इसका आधिकारिक रूप से गठन नहीं किया गया, ठीक है। एसडीआरएफ की गठन की बात की गई थी झारखंड एसडीआरएफ की। अब बात करते हैं, ये तो हो गया फोर्स की, पैसे की भी आवश्यकता पड़ती है। तो फंडिंग के लिए फंडिंग जो हो गया, फंडिंग की आवश्यकता कहाँ कहाँ होगी? तो पहली फंडिंग की आवश्यकता होगी कि जो लोग जो उस आपदा में जिनकी क्षति हुई, क्षति की भरपाई करना, उनका जो मुआवजा देना, अगर कहीं अगर ब्रिज वगैरह, बिल्डिंग वगैरह गिरा उसको बनवाना, तो इसके लिए पैसे की आवश्यकता चाहिए। इसलिए 2 तरह के फंड गठन होती है। एक तो बोलते हैं नेशनल रिस्पांस फंड, एक मिटिगेशन फंड। रिस्पांस फंड का जो होता है वो उसका देखभाल नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी करती है, और नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड जो होता है उसका देखभाल नेशनल अथॉरिटी करती है, नेशनल जो एनडीएमआर है उसके अंतर्गत होता है। तो जो मिटिगेशन फंड हो गया वो एक तरह से आपका पार्लियामेंट के कंट्रोल में आ गया। आपका जो रिस्पांस फंड है वो पार्लियामेंट के कंट्रोल में आ गया। और जो एनडीएमएफ जो होता है, एनडीएफ ये नेशनल अथॉरिटी चेयरमैन जो हो गया, एनडीएमए यानी कि जो प्रधानमंत्री है उसके अंतर्गत काम करता है, उसके अंतर्गत, ठीक है। तो ये सब पैसा का इस्तेमाल, इस फंड का इस्तेमाल करके जो रिस्पांस जो आपका क्षतिपूर्ति की जाती है। स्टेट लेवल पे भी है स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड, स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फंड, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे दोनों जो फंड है उसका हेड करता है डीएमई हेड करता है, ठीक है। अब बात करते हैं कि सूचना को लेकर या फिर अलर्ट वगैरह कौन जारी करता है। स्पेसिफिक झारखंड की बात करेंगे अभी, ठीक है, झारखंड की बात करेंगे। तो इंडियन स्कूल ऑफ माइंस जो धनबाद है, आईएसएम धनबाद, यह जो खनिज संबंधी जो अलर्ट हो गया या फिर एजुकेशन हो गया, लोगों को जागरूक करना है कैसे खनिज का से जो आपदा उससे बचा जाए, वो सारा जानकारी जो आईएसएम धनबाद देता है। इससे प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान रखना है आपको। फिर भूकंप से रिलेटेड जानकारी कौन देता है? बीआईटी, यानी कि बीआईटी रांची जो है ना, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये देता है, यानी कि बीआईटी मिश्रा। सूखा संबंधी जानकारी कौन देता है? बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी रांची, बीएयू रांची, सूखा संबंधी जानकारी और जो जागरूकता फैलाता है। उसके बाद फ्लड की बात करें, आग की बात करें या सूखा की बात करें अलग से, ये पूरा मिलाकर JSAC यानी कि झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर ये देता है जानकारी और सूचना और जो
चीजें हैं जानकारी। उसका इंडस्ट्रियल डिजास्टर के लिए मेकॉन जो है वो देता है। तो आपको ये जो 5 चीजें हैं इसको ध्यान में रखना है। इसके अलावा भी एक इंस्टीट्यूट है जो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए झारखंड में ट्रेनिंग देता है, उसका नाम है श्री कृष्ण इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये ट्रेनिंग देता है सारे भी जो फोर्स वगैरह या फिर लोग जो काम में लगे होते हैं डिजास्टर को मिटिगेट के लिए। ठीक है, तो ये था। अब बात करते हैं, लास्ट पॉइंट बात कर लेते हैं, जिसको बोलते हैं सेंडाई फ्रेमवर्क। इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जो वर्ल्ड लेवल पे जो आपदा आती है उससे निपटने के लिए 2015 के बाद जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था उसके बाद डिजास्टर रिस्क रिडक्शन एक फ्रेमवर्क बनाया गया। डिजास्टर रिस्क जो रिडक्शन फ्रेमवर्क यानी कि 2015 से 30 के लिए एक टारगेट बनाया गया। इस फ्रेमवर्क का नाम रखा गया सेंडाई फ्रेमवर्क। ठीक है, सेंडाई फ्रेमवर्क, इस फ्रेमवर्क का नाम रखा गया। ये कब हुआ? जो 15 में जो हुआ था ना पेरिस एग्रीमेंट, उसके बाद हुआ था। और इसमें जो फ्रेमवर्क है इसमें कुछ अलग जो एजेंडा जो है, पेरिस क्लाइमेट एजेंडा हो गया, फिर एडिस अबाबा एक्शन एजेंडा हो गया जो कि फाइनेंसिंग ऑफ डेवलपमेंट है, न्यू अर्बन एजेंडा हो गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हो गया। इन सब का साथ में ये काम करते हैं। इनका टारगेट यही है कि जो आपदा आते हैं वर्ल्ड लेवल पर, जो डिजास्टर आता है उससे जो जान माल की जो क्षति है उनको कम करना, लाइवलीहुड कम करना, इस तरह से जो इकोनॉमिकल जो आर्थिक स्थिति में जो बदलाव आता है उनको सुधार लाना के डिजास्टर के बाद, ये सब उनका काम है। सेंडाई फ्रेमवर्क के अंतर्गत टारगेट रखा गया है। ठीक है, कि हम 2015 से 2030 तक जो आपदा के दौरान जो क्षति पहुंचती है, क्षति को कम करना है। अगर मान लो कि अगर 200 लोग मरते हैं तो हमको इसको कम करना, कम से कम में लाना है 2015 से 30 के बीच में, टारगेट है ये। ठीक है, तो इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटा गया है कि स्टेट का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कंट्री है उसका तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही, साथ साथ जो प्राइवेट स्टेक होल्डर जैसे हो गया उस देश में रहने वाले जो कंपनी हो गया, एनजीओ वगैरह हो गया, उनको भी इसमें शामिल किया गया कि वो भी इस फ्रेमवर्क के तहत जो है डिजास्टर का जो है मिटिगेट करे, रिड्यूस करे। और इस जो सेंडाई फ्रेमवर्क है इसको यूएन जनरल असेंबली के द्वारा इसको एंडोर्स किया गया था। जब 2015 में जो 3rd यूएन कॉन्फ्रेंस हुआ था डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए, उस समय सेंडाई फ्रेमवर्क को एंडोर्स किया गया था। तो ये छोटी मोटी बातें हो गए सेंडाई फ्रेमवर्क से। तो कुल मिला के इससे अधिक जो है, इसके अलावा कम ही चांसेस है आपका कि जो डिजास्टर मैनेजमेंट झारखंड में है उससे आगे क्वेश्चन पूछा जाए। तो इतना कर लीजिएगा आप, तो 10 मार्क्स आपका फिक्स है। एक बात और दिमाग में रखना कि डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट झारखंड में कब बनाया गया था, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट 2004 में बनाया गया था। एक आखिरी पॉइंट दिमाग में रखना है। तो उम्मीद है आपको यहाँ काफी कुछ जानने को मिला होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, स्टे सेफ।